हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक। तो ये है लेक्चर नंबर 6 और अब तक मैंने टोटल 5 वीडियो स्ट्रोक के ऊपर बना चुका हूं। तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और चलिए शुरू करते हैं स्ट्रोक। तो व्हाट इज स्ट्रोक, ये मैंने कवर कर दिया फर्स्ट वीडियो में। साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल फीचर्स एंड सिनर्जी वगैरह क्या होता है और रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये सभी मैंने अभी से बनाए हुए पहले 5 वीडियो में कवर कर चुका हूं। तो अब हम देखने वाले हैं असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक। अब असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि असेसमेंट अगर आपका सही होगा तो आपका पेशेंट के चांसेस जो होते हैं रिकवरी के वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आप अच्छे से अगर असेसमेंट लेते हैं, अच्छे से उसके हिस्ट्री जानते हैं, क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, कौन से मसल वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, किस पे वर्क करना है, किस पे नहीं वर्क करना है, कौन से सेंसेशन हो रहे हैं, कौन सा मोटर फंक्शन डिस्टर्ब है, इन सब को जानना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रोक का असेसमेंट लेने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं चीफ कंप्लेन, सीसी से। क्या? चीफ कंप्लेन। और ये चीफ कंप्लेन कौन देगा? ये देगा पेशेंट। तो चीफ कंप्लेंट जो देगा वो पेशेंट देगा। उसमें क्या बताएगा? ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन, मतलब कब से ये स्टार्ट हुआ, 1 मंथ, 2 मंथ, 10 दिन, 5 दिन, कब से ये स्टार्ट हुआ है। ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोक। ठीक है। प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम, कितना प्रोग्रेस कर चुका है सिम्टम, जब ऑनसेट हुआ, जब वो स्टार्ट हुआ था, जब उसको स्ट्रोक हुआ था। ठीक है, मेडिकेशन वगैरह चलना शुरू हुआ, जब वो हॉस्पिटल गया, स्ट्रोक हुआ, तो उस ऑनसेट से कितना सिम्टम इंक्रीज हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, कौन से सिम्टम है, इसके अटेंडेंट बता सकते हैं, या पेशेंट अगर बोलने के कंडीशन में है तो वो भी बता सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीफ कंप्लेन देखेंगे, ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम। सेकंड है मेडिकल हिस्ट्री। हमें क्या लेना है? मेडिकल हिस्ट्री लेना है। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर उनको क्या दवाइयां दे रही है, क्यों दे रही है, किन कारणों से स्ट्रोक हुआ, ये सब उनके रिपोर्ट में रहता है। तो हमको मेडिकल हिस्ट्री लेना है। क्या लेना है? मेडिकल हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे प्रीवियस स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक पहली बार है तो बेटर है, अगर इससे पहले भी स्ट्रोक आया है तो वो किस कारण से आया था, जो अभी वाला स्ट्रोक आया वो किस कारण से आया है। तो ठीक है, तो ये प्रीवियस स्ट्रोक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें लेना है। उसके बाद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर चेक करना है पेशेंट का क्या है अभी और पहले क्या था, स्ट्रोक के समय क्या था, फर्स्ट स्ट्रोक के समय क्या था हाइपरटेंशन, सेकेंड स्ट्रोक के समय ब्लड प्रेशर क्या था और अभी का क्या ब्लड प्रेशर है। चांसेस ऑफ स्ट्रोक क्या है आने वाले समय में, वो ब्लड प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। डायबिटीज, पेशेंट को शुगर है, क्या है, कब से है, क्यों है, कितना है, ये सब हमको हिस्ट्री लेना है। तो ये बेसिक चीफ कंप्लेन और मेडिकल हिस्ट्री तो सभी का लेते हैं। उसके बाद हमें देखना है मेडिकेशन। डॉक्टर उसे मेडिसिन दिए हैं तो कौन से मेडिसिन दिए हैं, एंटीकोगुलेंट है या एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन दिए हैं। इससे हमें पता चलता है डिजीज के बारे में, स्ट्रोक के बारे में डिटेल में पता चलता है। उसके बाद सबसे बेसिक जो फिजियोथेरेपी में है वो है ऑब्जर्वेशन। जब आप फिजियोथेरेपिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप असेसमेंट करते हैं तो आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्योंकि अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तो पेशेंट के सारे जो बॉडी में डिफॉर्मिटी है या कोई मसल टोन कम हो गया, ज्यादा हो गया, या कोई रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, इन सभी को आप अच्छे से एसेस कर पाइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जर्वेशन पीरियड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पेशेंट को ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, आप उसको एसेस कर लीजिएगा, तो पेशेंट के चांसेस जो होते हैं रिकवरी के वो 50% यहीं पे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले क्या देखना है? पोस्चर एंड पोजीशनिंग। पेशेंट किस पोजीशन में रहता है, क्या पोस्चर है उसका, वो देखना है। क्या देखना है? पेशेंट किस पोजीशन में रहता है और उसका पोस्चर क्या है, उसको देखना है। पेशेंट सिमेट्रिक पोजीशन में है या एसिमेट्रिक पोजीशन में है। सिमेट्रिक पोजीशन मतलब एक जैसा पोजीशन है, सिमेट्रिक पोजीशन मतलब कि आधा टेढ़ा, जैसे ये हो गया सिमेट्रिक पोजीशन, ये हो गया सिमेट्रिक पोजीशन। तो ये सब देखना है, किस साइड उठा है, किस साइड पैरालिसिस मारा है, किस साइड नहीं मारा। सबसे पहले पोस्चर, किस साइड पैरालिसिस मारा है ये भी देखना है। ठीक है, अगर स्ट्रोक लगा है तो किस साइड का पार्ट अफेक्टेड है वो देखना है। ठीक है, तो पोस्चर एंड पोजीशनिंग सबसे पहले देखना है। ठीक है, इसमें हम सिमेट्रिक देखेंगे, कौन से बॉडी पार्ट को वो नेग्लेक्ट कर रहा है या कौन से बॉडी पार्ट को वो
अफेक्ट कर रहा है उसको देखेंगे। एंड मसल एट्रोफी, किस मसल में एट्रोफी हुआ, वीकनेस किस मसल का हुआ है ये ऑब्जर्व करना है। फ्लेक्सर सिनर्जी मैंने पढ़ाया था सिनर्जी, तो उसमें फ्लेक्सर सिनर्जी था, एक्सटेंसर सिनर्जी था और मिक्स सिनर्जी था। आपको देखना है कि फ्लेक्सर सिनर्जी है या मिक्स सिनर्जी है या एक्सटेंसर सिनर्जी है, ये देखना आपको जरूरी है। तो ये क्या है, मसल एट्रोफी मतलब वीकनेस ऑफ मसल, ठीक है। इसके बाद है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। क्या इनवॉलेंट्री मूवमेंट, पेशेंट को इनवॉलेंट्री मूवमेंट तो नहीं कर रहा ना, वॉलेंट्री मूवमेंट तो खुद से कर सकता है, लेकिन इनवॉलेंट्री मूवमेंट उसके कंट्रोल में है ही नहीं, तो क्या वो पेशेंट खुद से कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट तो नहीं कर रहा। जैसे कि ट्रेमर, बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो थरथराते हैं, कांपते हैं, तो ये ट्रेमर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये ट्रेमर जो है पार्किंसन के केस में देखने को मिलता है, लेकिन ये स्ट्रोक में भी अगर पेशेंट ट्रेमर कर रहा है तो वो आपको नोटिस करना, ऑब्जर्व करना है। इसके बाद है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया है कि नहीं है, वो भी मतलब कि मसल टोन है कि नहीं है उसको देखना है, ठीक है। उसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्पीच। क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्पीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक में जो है जो चार, एक मैं निमोनिक्स बोल रहा हूँ, फास्ट मतलब जो स्ट्रोक आता है तो उसमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें फेशियल एक्सप्रेशन देखना है। दूसरा क्या है, आर्म वीकनेस। क्या है दूसरा, आर्म वीकनेस। एस से जो है स्ट्रेंथ, मतलब कि एस से जो है स्लर्ड स्पीच, पेशेंट बोल रहा है लड़खड़ा के बोल रहा है, अगर ये सब सिम्टम आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन में अगर कोई गड़बड़ी है, ठीक है। दूसरा है आर्म का स्ट्रेंथ मतलब वीकनेस हो गया आर्म में। तीसरा स्लर्ड स्पीच, तो अगर स्लर्ड स्पीच है तो चौथा जो आप सही टाइमिंग पे डॉक्टर के पास चले जाइए और ट्रीटमेंट करवाइए। तो फास्ट ऑब्जर्वेशन करना है। इसमें सबसे पहले क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन और स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसका कोई भी पार्ट जो इफेक्ट तो नहीं हो गया, उसका एक साइड का पार्ट जो है वो टेढ़ा तो नहीं हो गया, ये देखना है। तो फेशियल एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रोक एंड द स्पीच। क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट लड़खड़ा के बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन के उस हिस्से में चोट लगी है जहां पे उसके स्पीच को डिस्टर्ब कर रहा है, तो या उसके ब्रेन का वो हिस्सा रप्चर हो चुका है या उस हिस्से में लीजन हो गया है जिससे कि वो सही से बोल नहीं पा रहा है। दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्पीच। इसमें हम देखेंगे ड्रूपिंग। क्या देखेंगे, ड्रूपिंग। आपका जो ये जो है ये टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसे टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, उसको हम देखेंगे। क्या है, ड्रूपिंग। स्लर्ड स्पीच, लड़खड़ा के बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है, ये सब देखेंगे स्लर्ड स्पीच में। डिसअर्थिया देखेंगे, एफेसिया देखेंगे। ये सब मैंने आपको टर्म जो है एफेसिया, डिसअर्थिया, ये सब मैंने कल वाले क्लिनिकल सिम्टम में सारा बता दिया था, तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर जाके देखिएगा। तो ये था ऑब्जर्वेशन जब आप कर लिए तो एग्जामिनेशन भी करना है। क्या करना है, एग्जामिनेशन। आपने तो ऊपर से देख लिया, पैल्पेट करके देख लिया, मसल देख लिया, पोस्चर देख लिया, पोजीशन देख लिया, फेशियल एक्सप्रेशन देख लिया। अब आपको देखना है ऑन एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, पेशेंट के ऊपर जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो क्या देखेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे उसके मेमोरी लेवल को जांचने का कि उसका मेमोरी लेवल सही है या नहीं है। इसके बाद उसके इंटेलिजेंस को आप पता कीजिए, उसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा बिहेवियर है, खराब बिहेवियर है, ये सब देखना है। ओरिएंटेशन क्या है, उसका स्पीच क्या है। स्पीच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको स्पीच और फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद फेशियल वर्क में आपको देखना है, एग्जामिनेशन करना है कि उसका फेस जो है सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अगर मान लीजिए ये पेशेंट का फेस है तो दोनों साइड जो है सिमेट्रिकल है या नहीं है वो देखना है, या एक साइड ड्रूपिंग तो नहीं हो गया, झुक गया तो नहीं है, ये देखना है। उसके बाद है ऑकुलोमोटर, आई का जो मूवमेंट है वो भी देखना है, सही से वो आई का मूवमेंट कर पा रहा है कि नहीं, दोनों आई का कोऑर्डिनेशन मिल रहा है कि नहीं, ये देखना है, ठीक है। तो ये था ऑन एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको ग्लोसोफेरेंजियल मतलब कि वो सही से चबा पा रहा है कि नहीं, खा पा रहा है कि नहीं, और सही से बोल नहीं पा रहा है कि नहीं, ये सब देखना है। स्पीच आपको याद रखना है, फेशियल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है स्ट्रोक का, ठीक है। उसके बाद है सेंसरी असेसमेंट। आपने ऑन एग्जामिनेशन पे तो ये सब देख लिया, मेमोरी इसका देख लिया, फेशियल नर्व क्या है देख लिया, उसका आई का मूवमेंट है कि नहीं वो देख लिया। अब है आपका सेंसरी असेसमेंट। अब ये सेंसरी असेसमेंट क्या है, सेंसरी असेसमेंट में क्या होता है आपका सुपरफिशियल। सबसे पहले सुपरफिशियल सेंसरी असेसमेंट करेंगे किसी भी स्ट्रोक वाले पेशेंट में। इसमें हम क्या करके देखेंगे, टच करके देखेंगे,
पेन है कि नहीं है इसको करके देखेंगे, टेम्परेचर को देखेंगे, क्या देखेंगे, टच, पेन और टेम्परेचर देखेंगे। सेंसरी असेसमेंट ऑफ द सुपरफिशियल पार्ट, सुपरफिशियल पार्ट में हम क्या देखेंगे, टच, पेन, टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो डीप असेसमेंट करेंगे सेंसेस का, वो प्रेशर का करेंगे, किस चीज का, दबा के देखेंगे उसका ज्वाइंट सेंसेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं, काइनेस्थेटिक सेंसेशन काम कर रहा है कि नहीं, या उसका बॉडी वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं, वाइब्रेशन को फील कर पा रहा है कि नहीं, ये सब देखेंगे। ज्वाइंट सेंसेशन देखेंगे, ज्वाइंट को जर्क करेंगे तो उसको पता चलेगा कि उसका सेंसेशन वो फील कर पा रहा है कि नहीं। प्रेशर को हमको देखना है, ठीक है। इसके बाद है कॉर्टिकल सेंसर, जिसको हम बोलते हैं टैक्टाइल लोकलाइजेशन और स्टीरियोगोनोसिस, ये सब भी देखना है, ठीक है। उसके बाद है मोटर असेसमेंट, मोस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस असेसमेंट, दैट इज द मोटर असेसमेंट। सबसे पहले टोन। अब बता देते हैं ना, जब पैरालिसिस किसी भी पेशेंट को आता है, स्ट्रोक आता है, तो पैरालिसिस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्लैसिडिटी और दूसरा होता है स्पास्टिसिटी। फ्लैसिडिटी में क्या होता है, जो सबसे पहला फेज ऑफ द पैरालिसिस है या स्ट्रोक है, उसमें क्या होता है कि आपका जो मसल टोन है वो डिक्रीज हो जाता है। किसमें, फ्लैसिडिटी में आपका मसल टोन पूरा से पूरा डिक्रीज कर जाएगा। आप ना हाथ हिला सकते हैं, ना ही कोई रिफ्लेक्स कर सकते हैं, ना ही कोई मूवमेंट कर सकते हैं, इस केस में, फ्लैसिडिटी वाले केस में। उसके बाद आता है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी में क्या होता है कि मसल टोन अचानक से इंक्रीज हो जाता है, तो वो सिनर्जी फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, सिनर्जी फॉर्म कर लेता है। सिनर्जी क्या होता है, ये पीछे वाले वीडियो में जाके आप जरूर से जरूर देखें। तो मोटर असेसमेंट में सबसे पहले हमें क्या देखना है, टोन। क्या देखना है, टोन, मसल का टोन क्या है, उसमें हम देखेंगे फ्लैसिडिटी है या स्पास्टिसिटी है। अब देखना है कि माइल्ड टोन है कि मॉडरेट टोन है कि सीवियर टोन है, ठीक है। तो पहला तो देख लिए मोटर असेसमेंट में हमने क्या किया, टोन को देख लिया। दूसरा है मसल के स्ट्रेंथ को देखेंगे, क्या, मसल के स्ट्रेंथ को देखेंगे। अब जो होता है पैरालिसिस मारता है, तो पैरालिसिस जो है बहुत तरह के होते हैं, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, डायप्लेजिया, बाइप्लेजिया, ये सब जो होते हैं। तो कौन से पार्ट अफेक्टेड हुए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हेमीप्लेजिया है कि डायप्लेजिया है या मोनोप्लेजिया है, तो ये सब चेक करना है। उसके बाद मसल टोन, अगर हेमीप्लेजिया है, अगर आधा आधा शरीर आपका हेमीप्लेजिया हो गया है, तो आपका जो शरीर आधा आधा जो है पैरालिसिस वाला है, तो उसमें कौन सा मोशन आपका डिस्टर्ब हुआ, फ्लेक्सर सिनर्जी भी गया, एक्सटेंसर सिनर्जी गया, मिक्स सिनर्जी गया। ये सब जानने के बाद आप उसके मसल को एसेस कीजिएगा कि कौन से मसल, जो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल है वो वीक हो गए कि एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल है वो वीक हो गए। तो मसल के टोन को, मसल के मूवमेंट को, रेंज ऑफ मोशन, एक तो है एमएमटी, क्या, एमएमटी ऑफ द मसल को आपको जानना है। दूसरा ज्वाइंट के रेंज ऑफ मोशन को जानना है, क्या है, मसल स्ट्रेंथ में हम देखेंगे एमएमटी, और दूसरा है ज्वाइंट के रेंज ऑफ मोशन को, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, मोटर असेसमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटी तो नहीं आया, कोई ग्रुप ऑफ मसल, और मसल का जो ग्रुप है या किसी मसल के वजह से कोई कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं है, उसको हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी में, मसल ग्रुप एंड कॉन्ट्रैक्चर में, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिफ्लेक्स क्या होता है, उसको, उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा जाके, क्योंकि रिफ्लेक्स जो होता है ATNR, STNR, TLR, बहुत सारे रिफ्लेक्सेज होते हैं स्ट्रोक में, वो आपको जानना जरूरी है। अगर उसको आप जानिएगा तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप स्ट्रोक के जो रिफ्लेक्सेज हैं उसको जाकर देखिए, तब इसके रिफ्लेक्सेज चेक करना है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेशन टेस्ट, आपको कोऑर्डिनेशन टेस्ट भी करना है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर पाए रहा है कि नहीं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है, एक मिडिल टू मिडिल फिंगर, दो मिडिल फिंगर को आपस में जोड़ना है, क्या करना है, ऐसे पेशेंट को करवाएंगे मिडिल फिंगर। दूसरा है नोज टच, तो कोऑर्डिनेटेड होगा तो एकदम नाक पे जाकर टच करेगा, मिडिल फिंगर कोऑर्डिनेटेड होगा तो एकदम टच करेगा, ये नहीं कि ये ऐसे चला जाए। तो ये सब कोऑर्डिनेशन टेस्ट है, ठीक है। तो ये सब करवाना है मोटर असेसमेंट। उसके बाद है फंक्शनल असेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का बैलेंस कैसा है, ठीक है। बर्ग बैलेंस स्केल पे हम इसे नापेंगे, क्या होता है आने वाली वीडियो में समझाएंगे। फंक्शनल रिच टेस्ट कैसे किया जाता है वो भी हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद हमें उसके गेट पैटर्न को एनालिसिस करना है कि कौन सा पैटर्न वो मूव कर रहा है, सर्कमडेटरी है, रोटेटरी है, सिजरी है, क्या उसका गेट का पैटर्न है, उसको एनालिसिस करेंगे। उसके स्टेप लेंथ को एनालिसिस करेंगे, कैडेंस क्या है, फुट ड्रॉप है कि नहीं, ये सब देखना है फंक्शनल असेसमेंट में। एंड फाइनल जो है इसका पोस्चर कंट्रोल देखेंगे, क्या देखेंगे, उसका पोस्चर जो है वो कंट्रोल में है कि नहीं, वो सही से बैठ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, स्टैंडिंग बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है।
है जानना। पेशेंट के बैलेंस को देखना बहुत जरूरी है कि वो सही से बैठ पा रहा है कि नहीं है, वो टेढ़ा तो नहीं है, सीधा नहीं है, क्या है, ये सब हमको देखना है। ठीक है, और लास्ट में जो हम देखेंगे वेट शिफ्ट भी करना है इसका, पेशेंट का वेट शिफ्ट। अगर पेशेंट को राइट साइड में पैरालिसिस है तो वो कैसे उठे बैठे, ये सब उनको समझाना है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक है। एंड फाइनली जब आप असेसमेंट कर रहे हैं तो ब्रह्म स्ट्रॉन्ग प्रोग्नोसिस आपको आना जरूरी है। इसमें 7 स्टेजेज होते हैं। क्या होते हैं? ब्रह्म स्ट्रॉन्ग पैरालिसिस में 7 स्टेजेज है। इसका भी वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। ब्रह्म स्ट्रॉन्ग प्रोग्नोसिस क्या होता है, क्यों होता है, क्यों किया जाता है, इससे पेशेंट के जो स्टेजेज हैं कि रिकवरी स्टेज में किस स्टेज में पहुंचा उसके बारे में पता चलता है। तो ये था बेसिक असेसमेंट ऑफ दी स्ट्रोक। असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक वाले कंडीशन है और फिजियोथेरेपिस्ट है आप, तो आप कैसे असेसमेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के कंटेंट मिलते हैं। आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, हम स्ट्रोक का फाइनल वीडियो बनाने वाले हैं, दैट इज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट समझ जाइएगा तो आप स्ट्रोक को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। मैं बुक को फॉलो कर रहा हूं और बुक का मैनेजमेंट कर रहा हूं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वहां कुछ और मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, तो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर है, और इसके अलावा आपका जो मैनेजमेंट रहेगा वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। और ग्लैडिस सैमुअल बुक जो न्यूरोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैनेजमेंट को देखेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।